जब कोई कैंसर के डॉक्टर के पास जाता है तो उसको लगता है उसका डेथ वारंट लिखा जा रहा है। क्या वाकई स्थिति इतनी खराब है? कैंसर में फिजिकल डेथ की जगह आप ये माने इमोशनल डेथ, साइकोलॉजिकल डेथ। मेरे स्टेटमेंट मानिए तो कैंसर बीमारी है ही नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि बिना दवा के अगर आप अपने खाने पे ध्यान दें तो ये रुक सकती हैं? आज मैक्सिमम बीमारियां इसलिए हो रही है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। इंसुलिन इटसेल्फ कैंसर प्रोमोटर है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं किया जा सकता कि बीमार ना हो? संभव है ये? ये संभव है। हमने तरक्की यही की, लाइफ विथ पिल्स। भूख और वासना में अंतर समझना चाहिए। नॉन स्मोकर में लंग कैंसर इंडिया में हाईएस्ट हो चुका है। कितने लोग हैं जो अपना दोनों हाथ पीछे एक दूसरे को टच कर लेते हैं इस तरह से? पालथी मार के कितने लोग बैठ लेते हैं? आज के विशेष पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे शायद ही कोई मिलना चाहेगा। बीमारी का नाम ऐसा है जिसे शायद ही कोई सुनना चाहेगा। कैंसर। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी अब ऐसे हो गई है जैसे हर दूसरे घर में पहले खांसी जुकाम बुखार का मरीज सुना जाता था, वैसे ही अब कैंसर का नाम सुना जाता है। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और कैंसर की दुनिया में एक बहुत जाना माना नाम है। डॉक्टर साहब, हम 20-22 साल से मिल रहे हैं, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ हर दूसरा मरीज मुझे फोन करता है और मुझे आपका नंबर खोजना पड़ता है कि उसे आपके पास भेजना है। और जब कोई कैंसर के डॉक्टर के पास जाता है तो उसको लगता है उसका डेथ वारंट लिखा जा रहा है। क्या वाकई स्थिति इतनी खराब है? जहाँ से आपने शुरुआत की, पहले मैं वही बताता हूँ। जो आपने कहा ऐसे डॉक्टर से मिलवा रही हूँ जिसका नाम सुन के, इस पे एक बड़ी पुरानी मूवी थी। हम्म। शम्मी कपूर एक पुलिस ऑफिसर है। हम्म। मूवी में ये दर्शाया गया कि उनकी बेटी किसी से मोहब्बत करने लगी। लड़के की जब मुलाकात शम्मी कपूर से हुई, तो लड़के ने कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो शम्मी कपूर का डायलॉग था कि डॉक्टर, पुलिस और वकील से मिलकर कोई कभी खुश नहीं होता है। खास तौर पर डॉक्टर और वो कैंसर भी कैंसर का हो। कैंसर का हो तो सोचता है भाई फिर इनसे ना मिलना पड़े। जब आपने बात कही कि 20-22 साल पहले मिले थे, शायद तब एक जनपद में कोई एक व्यक्ति कैंसर का होता था, तो दूसरा जब आता था तो बताता उस जनपद में, उस जिले में आपने किसी का इलाज किया था। हम्म। लेकिन आज होता है हमारे सगे संबंधी का आपने इलाज किया था। तो क्या वाक़ई मैं इतना प्रसिद्ध हो गया या कैंसर इतना बढ़ा? दोनों बातें हो सच्चाई सकती हैं। सच्चाई ज़्यादा ये है, कैंसर बढ़ा। कैंसर की तादाद बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और डब्ल्यूएचओ का प्रोजेक्शन जो चल रहा है 2050 में रफ्तार इसकी 85% उछाल लेगी। अभी ऑलरेडी इतने मरीज हैं तो जी। कितने हो जाए? और 2025 में डिक्लेयर करे ना करे, आइडियली तो भारत को ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए। इतने मरीज हो इतने मरीज हो चुके हैं। और उसमें भी बेतरतीब बात क्या है, हेल्थ केयर में देखा जाता है कि जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने लगे, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज जैसी हम्म। चीजें, तो डेवलप्ड कंट्री की निशानी होती है। और लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेज, संक्रामक बीमारियां कम होने लगे। लेकिन अफसोस बस भारत में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया भी बढ़ा, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज भी बढ़ा। ये जो इम्बैलेंस देख रहे हैं, असंतुलन की अवस्था, प्रैक्टिकली कहें तो हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह वेंटिलेटर पे जा चुका है। यानी हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। दोनों तरफ से मार पड़ रही है। तो हमें सुधार की ज़रूरत है, और आज पॉलिसी बना के अगर ब्रेक लगाना चालू किया, इसका असर 10 साल में दिखेगा, जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी। क्या कैंसर को भी किसी तरह की पॉलिसी बना के रोका जा सकता है? बिल्कुल, कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल डिजीज़ एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट पॉलिसी लेवल, दोनों में। अच्छा। पर जो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के मुंह से निकला तुम्हें कैंसर है, तो मरीज को लगता है ये मेरा डेथ वारंट है। क्या ऐसा नहीं? बिल्कुल नहीं। कैंसर में फिजिकल डेथ की जगह आप ये माने इमोशनल डेथ, साइकोलॉजिकल डेथ, फाइनेंशियल डेथ, सोशल डेथ, प्रोफेशनल डेथ, ये ज़्यादा होता है रादर देन फिजिकल डेथ ज़्यादा है। शारीरिक मौत से पहले इंसान इमोशनल मौत से मारा जाता है। फिर दिमाग में आता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसों की बात कब आई? जब प्राइवेट अस्पताल में इलाज होना है तभी तो। तो सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएँ इतनी दुरुस्त, नंबर ही नहीं। तंदुरुस्त, चुस्त और उपलब्धता की कमी सारी इकट्ठे हो चुकी। इसमें दिक्कत है, इंसान उसमें जाता है, फिर उसको ये महसूस होता है कि कैंसर की तादाद बढ़ी भी, और अर्ली एज में, पहले आमतौर पे 55-60 साल से ऊपर के व्यक्ति को कैंसर होता था। अर्ली एज मतलब जो व्यक्ति कमा रहा था,
ब्रेड एंड बटर अर्नर था घर का, उसको हो गया, तो उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि मैं इलाज कराने में अगर मुझे 1.5 महीने का समय लगेगा, तो इसमें कमाई का क्या होगा? प्रोफ़ेशनल डेथ, सोशल डेथ, इतनी अवधारणाएँ इसमें बनी हुई कैंसर की वजह से कि लोगों को लगता है समाज से बैकआउट कर दिया जाएगा, कैंसर छुआछूत की बीमारी, मरीज बताना नहीं चाहता कि उसे मरीज़ बताना नहीं चाहता है। और इसके साथ जुड़ी ऐसी-ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं। कई बार लोग उनके बच्चे इनहेरिटेंस, विल के चक्कर में ये पूछने आते हैं कि कितने दिन की लाइफ है? इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि इनको बचा लें, इसलिए पूछ रहे थे कि इनसे विल साइन कराना तो मैं पहले विल साइन करा लूँ। कि कैंसर हो गया तो मरना तो तय है। तो जो आपने बात कही डेथ वारंट, ये क्रिएटेड है, प्रोजेक्टेड है, पब्लिक में परसीव्ड है, सच्चाई नहीं है। कैंसर आम बीमारी की तरह एक ठीक होने वाली बीमारी है। बीमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली इसको बीमारी कहा गया है। अदरवाइज़ मेरे स्टेटमेंट मानिए तो कैंसर बीमारी है ही नहीं। कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़, कैंसर इज़ अ मैनिफेस्टेशन। एक्चुअल चीज़ है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसको आप कह सकते हैं ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, और प्रैक्टिकली कहें तो सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। 85% कैंसर माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम है, जिसको आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक डिजीज, जो एटीपी पावर हाउस है हमारे बॉडी के अंदर, इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया और हमारे पावर हाउस, हमारे सेल के अंदर की सारी संरचनाएं ठीक से काम करना बंद कर गई। उस स्तर पे कोई जांच नहीं है जो डिटेक्ट कर सके, ना कोई दवा बनी है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अदरवाइज ऐसा होता क्यों? अगर हम्म। कैंसर बीमारी होती, कैंसर का इलाज आपने कर दिया, तो दोबारा क्यों आया? हम्म। रिलैप्स एक रिलैप्स। बहुत बड़ी समस्या है। उसकी समस्या ये है कि कहीं धुआं आपने देखा, धुएं पे पानी डालना चालू कर दिया, लेकिन आग लगी रही। कुछ दिनों तक धुआं शांत दिखा, फिर से आग बढ़ी, धुआं फिर आ गया। तो आपको काम करना है मॉलिक्यूलर हेल्थ पे, तो कैंसर प्रिवेंट भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर हेल्थ पे काम करेंगे तो कैंसर का रिलैप्स नहीं हो सकता है, और मॉलिक्यूलर हेल्थ पे काम करेंगे एक्चुअल क्योर जो कहते हैं, तब अचीव करें। तो ये बात तो साइंटिस्ट को पता होगी बिल्कुल कि साइंटिस्ट को पता है, लेकिन डॉक्टरों को एक एजेंट बना दिया गया, दवा कंपनी का। इस तरह से पढ़ाया गया कि तुम इस बीमारी की कौन-सी दवा लिखोगे ये पढ़ो। ये मत पढ़ो कि इस बीमारी को रोकोगे कैसे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मेडिकल की स्टडी जो होती है, करिकुलम कहाँ डिसाइड होता है? अमेरिका। अमेरिका का करिकुलम कौन डिसाइड करता है? फार्मा लॉबी। हम्म। अगर फार्मा लॉबी कोई करिकुलम डिसाइड कर रहा है, तो क्यों चाहेगा कि बीमारी कोई ठीक हो जाए? और जो बीमारी मैं कह रहा था, 8 बीमारियाँ जो एक्चुअल जड़ में है, जिसके कारण डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चों में, और कैंसर। ये 8 बीमारियां मॉलिक्यूलर लेवल पे, दीज डिजीज आर नॉट ड्रगेबल, मतलब इसकी दवा नहीं है। दीज डिजीज आर फूडेबल। आप खाने को ठीक करके, खाने को कंट्रोल करके इनको रोक सकते हैं। आप जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इसी से पूरा दवा बाजार चल रहा है। एग्जैक्टली। और आप ये कह रहे हैं कि बिना दवा के अगर आप अपने खाने पे ध्यान दें तो ये रुक सकती हैं। जी, जो भी चीज इंसान शरीर के अंदर ले जा रहा है, खाने के फॉर्म में मुंह से लेता है, डॉक्टर चलिए नसों से चढ़ा देगा, कहीं चढ़ा देगा। आपके लिए एक ही रास्ता बनाया गया, मुंह, और सांस के रास्ते आप ऑक्सीजन लेते हैं। अगर इन 2 रास्ते से जाने वाली चीज़ों को आप ठीक कर लें, तो मैक्सिमम बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन इस पे कोई बाज़ारवाद नहीं है, तो इस पे चर्चा नहीं होती है। अगर इस पे कॉमर्शियल एंगल आज जुड़ जाए, तो सारी कंपनी उस पे काम करने लगेगी। इन बीमारियों के लिए अगर हम जागरूक कर दें, तो जैसे कहते हैं कैंसर इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़, हार्ट अटैक इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये फ़ॉर्मूला सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एट द सेम टाइम प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर। बशर्ते उसका रास्ता बताया जाए। रास्ता जैसे आपने बताया कहा कि डॉक्टर तो दवा लिखते हैं, प्रिवेंशन कौन बताएगा और कैसे समझ में आएगी? उसमें क्या फासला इतना बड़ा कर दिया गया? पूरे एमबीबीएस के करिकुलम में लगभग 19.6 आवर्स, मतलब लगभग 20 घंटे, 5 साल की पढ़ाई में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, मात्र 20 घंटे। मात्र 20 घंटे। तो उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सो कॉल्ड डायटीशियन जो होते हैं, जो अपने को क्लेम करते हैं कि वो मास्टर हैं खाने का, उनको ये नहीं मालूम है कि मेडिकल साइंस मीन्स ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी काम कैसे करती है। मल्टीपल मील
उदाहरण के तौर पे कहेंगे 2-2 घंटे पे खाना खाइए। मुझे अफ़सोस है कि डायटीशियन को ये नहीं समझ में आता है कि इंसुलिन स्पाइक मल्टीपल करा रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ा रहे हैं, कैंसर बढ़ा रहे हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है। ये जो हर 2 घंटे पे खाने का कॉन्सेप्ट है, इसको आजकल बहुत चैलेंज किया जाने लगा है। क्या ये सही है या बिल्कुल गलत? सही है। कैसे? जब भी इंसान खाना खाता है, हुँ, अल्टीमेटली एक फ़ॉर्मूला याद रखिए, ग्लूकोज़ इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जी, बट ग्लूकोज़ इज़ नॉट एसेंशियल इन द फूड। खाने में आपका मीठा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक लेकिन जब भी खाते हैं वर्ल्ड का खाना, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व को ले लें, तो 70% खाने का पार्ट कार्बोहाइड्रेट है। है, राइट। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, चावल, रोटी, पास्ता, पिज़्ज़ा, जो भी देखेंगे 70% आपका खाने का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है। जी, डाइजेस्ट हुआ, हुँ, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके सुक्रोज़, फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़ में बनेगा, कुछ ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ बनेगा, कुछ फ्रक्टोज़ फ्रक्टोज़ बनेगा, इस टाइप से। हुँ, जब ये बनेगा, इंसुलिन स्पाइक आएगा। इंसुलिन एक हार्मोन जो कि ग्लूकोज़ के लेवल को ब्लड में कम करता है, ये बढ़ेगा। ऐसे तो अपैरेंटली अच्छी चीज़ है कि ब्लड ग्लूकोज़ कम कर दिया। लेकिन अगर हमारे शरीर को उसमें कैलोरी की ज़रूरत नहीं थी, तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट करेगा, फैटी लिवर बनाएगा, हुँ, फैट में स्टोर करेगा हुँ, और एक्स्ट्रा होगा, बॉडी फैट में करेगा। फैटी लिवर, बॉडी फैट जो हम देखते हैं इंसान ऊपर से जो मोटा दिखता है, दैट इज़ सबक्यूटेनियस फैट। हुँ, 10 किलो तक सबक्यूटेनियस फैट अगर जमा होता है, तो इंसान को बीमार नहीं करता है, लेकिन 10 किलो से ऊपर होगा तो बीमार करेगा। एवरेज हाइट के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। हुँ, इंसुलिन यहाँ भी फैट बढ़ाया। दूसरा कहते हैं विसरल फैट। इंसान ऊपर से दुबला-पतला रहेगा, पेट निकला रहेगा। टेक्निकली उसको कहते हैं टॉफ़ी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड। ओके, पेट के अंदर फैट है, दैट हुँ, इज़ विसरल फैट। हुँ, 2.5 किलो तक की चर्बी जमा होगी, तब तक इंसान का बॉडी कोप अप करता है। 2.5 किलो से ऊपर होने के बाद बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगेगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोनिक स्ट्रेस हुँ, या मल्टीपल स्ट्रेस इन द सेम डे। हुँ, अब इंसान जो दर्शक आपके फिट इंडिया मुहिम आपने चलाया हुआ है पॉडकास्ट के रास्ते जो सुन रहे हैं, आप देख लें कितने लोग स्ट्रेस में रहते हैं। हुँ, विसरल फैट बढ़ा और लिवर फैट, सिर्फ 250 ग्राम फैट अगर लिवर में जमा हो जाए, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इंसुलिन इटसेल्फ कैंसर प्रमोटर है हुँ, और एवरी डे इंसान के बॉडी में कैंसर सेल बन गए हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट करता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, रिपेयर करता है। लेकिन अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे जाए, पनपने लगे और आप हर 2-2 घंटे पे खाना खा रहे हैं, मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक ले रहे हैं। जी, जब खाने में शुगर ज़्यादा जाएगी तो लंबा इंसुलिन स्पाइक भी आएगा। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और ये इंसुलिन काम करेगा एज ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक सब्सटेंस है जो डायरेक्टली कैंसर को बढ़ाता है, लेकिन इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होने लगी आपको, तो ये भी कैंसर प्रमोटर हो जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं सबसे पहले कि हर 2-2 घंटे पे नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को कहा जाता है थोड़ी-थोड़ी देर में खाइए? डायबिटीज़ का इलाज ही गलत चल रहा है। डायबिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी एक्चुअल है, वो डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ है। उसमें इंसुलिन भी बढ़ा है और ब्लड शुगर भी बढ़ा है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ गलत चल रहा है, जितनी दवाएँ दी जा रही हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। बढ़े इंसुलिन में इंसुलिन और आप बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा पैंक्रियाज का बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा था, एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, फिर आप इंजेक्शन फॉर्म में इंसुलिन देते हैं। बिल्कुल। तो जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते थे, उसको आपने इरिवर्सिबल डायबिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। यही रास्ता इंसान को कैंसर की तरफ भी ले जा सकता है। एक ही रास्ता है जिस रास्ते में कहीं रुक के इंसान हाइपरटेंशन कराएगा। आमतौर पे आप सुनते होंगे हाइपरटेंशन ज़्यादा नमक खाने से बीपी की मात्रा हुँ, बीपी होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। पहले आपको मालूम है हंटेरियन सोसाइटी जब थी, इंसान शिकार करके लाता था और नमक में लगा के लेप करके रख दिया जाता था। हुँ, तब हमारे पूर्वजों को हाइपरटेंशन क्यों नहीं होता था? कह सकते हैं कि उसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हुँ, तो मर गए होते हाइपरटेंशन से, ब्लीड कर गए होते, ऐसा डॉक्यूमेंटेड होता, हुँ, लेकिन नहीं हुआ। नमक की मात्रा रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसिव हो तो, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अगर मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक होगा, तो बॉडी किडनी का एक फंक्शन है जिसके कारण सोडियम एंड वाटर रिटेन करती है। ये इंसुलिन कराता है।
मतलब मीठा खाने से हाइपरइंसुलिनीमिया हुआ और ये हाइपरटेंशन कराया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, सिर्फ उसको खाना, आप ईटिंग विंडो उसका तय कर दें, 6 से 8 घंटे में खाना खा लो। सुबह जगने के 4 से 5 घंटे में पहला मील ले लो, उससे 6 से 7 घंटे में दूसरा मील ले लो। 2 मील आप लो और इवनिंग के बाद कुछ भी खाना ना खाओ। स्पेशली फूड फॉर्म में मत लो। कुछ लोग दूध ले लेते हैं ये समझ के दूध खाना नहीं है। दूध बहुत डेंजरस है। अच्छा। हाँ, एक तो दूध जो मिल रहा है वो डेंजरस है। इटसेल्फ आप दूध रात को लेते हैं, अगर दूध इतना ही प्राकृतिक खाने की वस्तु थी, तो फिर माँ 6 महीने बाद दूध देना क्यों बंद कर देती है? गाय भैंस भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद 6 महीने बाद दूध देना बंद कर देती है, क्यों? से शुद्ध आहार, कंप्लीट फूड, यही सुनते आए हम। ये प्योरली नॉनसेंस है, प्योरली नॉनसेंस है। हाइपरटेंशन हो गया उस रास्ते में, अब आगे चलिए, विसरल ओबेसिटी हुई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, डायबिटीज हो गया। अब इसमें आप इंसुलिन बढ़ाने का ना काम करके इसके फूड को मॉडिफाई करें, खाने के तरीके को मॉडिफाई करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज। जो आप लाइफस्टाइल रिवर्स या मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है हाँ, ये तो सब बताते हैं, लेकिन जो बात आपने कही शायद यही कहीं आयुर्वेद में भी लिखी है कि खाने का समय और नियम बांधे, बिल्कुल, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आयुर्वेद में देखिए स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दी गई। सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। सभी चीजों का सम अवस्था में होना, जिसमें मन, इंद्रिय और आत्मा भी सम अवस्था में हो। न इंसान हाइपर हो जाए खुशी में और न बहुत ही दुखी हो जाए, इसको भी इंक्लूड किया गया। ये स्वास्थ्य है। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, खाने का समय, इवन ऋतु के हिसाब से खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी वर्णन है। तो वे ऑफ लाइफ हमारा आयुर्वेद था। आयुर्वेद कोई धर्म से जुड़ी चीज नहीं थी। और जो हमारे महर्षि थे, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि, वाग्भट, ये एक्चुअली साइंटिस्ट रहे होंगे। उस समय डॉक्टर जैसा टर्मिनोलॉजी नहीं आया था, नहीं तो साइंटिस्ट रहे होंगे। जो उन्होंने लिख दिया ऑब्जर्व करके, आज तक वो सत्य है। मेडिकल साइंस उसको ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कह रहा है, दोबारा ढूंढ रहे हो, मतलब कहीं चीजें हैं, रिसर्च के नए मायने बताए आप। रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च अब जब कर रहे हैं तो आप ये सोचिए नेचुरली इंसान कैसे रहता था। अगर बैक टू बेसिक्स आप चले जाएं तो लाइफ में पहली थ्योरी आ जाएगी मिनिमलिज्म। आपकी जरूरतें कम होने लगेगी और आप बीमारियों को खरीदने के लिए रोज पैसे खर्च कर रहे हैं, बीमारियों को खरीदने बीमारियों को खरीदने के लिए। कैसे उसमें कैंसर भी है। कैसे खरीदते हैं हम बीमारी? देखिए बीमारियां कैसे खरीदते हैं, अब पैक्ड फूड की तरफ जाते हैं। उसको आप पी फॉर पैक, पी फॉर प्रोसेस्ड एंड पी फॉर पॉइजन, इस निमोनिक से याद रखें। पॉइजन है, खाना नहीं है। ब्राजील का फूड क्लासिफिकेशन है जिसको कहते हैं नोवा क्लासिफिकेशन, टाइप 1, 2, 3, 4। 3, 4 को प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रखा गया है। कहा गया बट प्रैक्टिकली खाने की चीज नहीं है। प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है फूड प्रोसेसिंग करके कि शेल्फ लाइफ, मतलब अलमीरा में रखने की लाइफ बढ़ा दी जाए, लेकिन सेल्फ लाइफ आपकी कम हो जाएगी। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। उस पे क्या है उस फूड के अंदर, ये तो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरी सब लिखा हुआ है। मीन्स व्हाट इज इन द फूड ये लिखा है, बट व्हाट हैज बीन डन टू द फूड ये नहीं लिखा है। केमिकल क्या डाला गया, प्रोसेसिंग में फाइबर निकाल दिया गया, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया गया, केमिकल क्या मिलाया गया है, ये कहाँ लिखा है? लिखते हैं एमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे लिखते हैं वो। आम आदमी को समझ में नहीं है, नहीं आता। नहीं आएगा। ये भी लिखते हैं जब कानून आने लगा है तब जी। जाके लिखना मजबूरी हुई है कि तो आपने खरीद लिया। उसके बाद बेतरतीब इंसान भाग रहा है, पैसे कमा रहा है, पैसे जमा कर रहा है। होर्डिंग कल्चर सिर्फ होमो सेपियंस में है, चीज़ों को जमा करने का कल्चर। कभी आपने चिड़िया को देखा है, किसी जानवर को देखा है कि कल का भोजन आज जमा कर लो? नहीं कर रहा है। होर्डिंग कल्चर के कारण आप उन चीज़ों को रिटेन करते हैं, पैसे कमाते हैं और जब एक लिमिट के बियॉन्ड आपका फ्रैंकफर्ट प्लेन, ब्रेन का यहाँ से इस प्लेन को कहते हैं, इसके नीचे मतलब सबकॉन्शियसली आप काम करते हैं। मतलब मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल साउथ, ऑफिस घर घर ऑफिस ऑफिस घर घर ऑफिस, इस दौड़ भाग की जिंदगी में पैसे कमाते हैं और फिर उसको जाके वेंटिलेटर पे अस्पताल में गंवाते हैं। हम जमा इसलिए करते हैं कि फिर हम बीमार हों, फिर हम वहाँ जाके खर्च करें। खर्च करें। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं किया जा सकता कि आप बीमार ना हो? हुँ। और अगर बीमार हो तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस आपकी इतनी मजबूत हो कि छोटी मोटी सर्दी खांसी होकर बड़ी बीमारी टल जाए। संभव है ये? ये संभव है।
ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इस पे चर्चा इसलिए नहीं होगी कि इसमें बाज़ारवाद नहीं चलेगा। बड़े-बड़े जो ग्लास हाउसेज़ के अस्पताल देख रहे हैं, ये नहीं चलेंगे, बंद होने लगेंगे। और मैं हर समय कहता हूँ, देश विफल है, जिसमें निजी अस्पताल, कचहरी और पुलिस चौकियाँ बढ़ने लगे। वो देश विफल हो गया। हुँ। अस्पताल की संख्या कम होनी चाहिए, कचहरी कम होनी चाहिए, पुलिस चौकी कम होनी चाहिए। मतलब आपका देश वाक़ई सिविक नॉर्म में है, लोगों की चिंता हो रही है। भूटान जैसा छोटा कंट्री, उन्होंने एक हेल्थ सिस्टम इजाद किया हुँ। और 90% लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग गवर्नमेंट कर रही है। स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन में तो ऑलरेडी उनके प्राकृतिक जो वातावरण है, उनके किंग का कहना है कि 66% फॉरेस्ट उनके कंट्री में होना चाहिए। हुँ। मतलब 33% में जो डेवलपमेंट करना है करो। हम भारत में क्या कर रहे हैं, ग्रीन कवर घटा भारत में एनसीआर में आप देखें जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, अब मैं बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा। कार्बन फुटप्रिंट जितना जनरेट कर रहे हैं आप, 22 मंजिला बिल्डिंग आपने बना दी, उसके लिए क्या उपयुक्त हवा आपने वहाँ तैयार की? ऑक्सीजनेटेड है, पानी है, सॉइल है आपके लिए? नहीं है। तो जितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ करने की व्यवस्था आपके पास नहीं है। ये लिवेबल नहीं है, बीमारी के साथ ज़िंदा रहेंगे। आप कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस की तरक्की हुई, हमने तरक्की यही की, लाइफ विथ पिल्स, गोलियों के साथ ज़िंदगी बढ़ा दी। लाइफ विदाउट पिल्स एक्चुअल हेल्थ हुई है। ज़रूरत स्व कोई बात भी तो नहीं करते हाँ, हाँ, डॉक्टर। तो स्थिति इति स्वस्थ। जैसे आज हम हैं, इसी में अगर स्थित रहें, वही स्वास्थ्य है। बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं। और जैसे आपने कहा हाई राइज़ बन गए, लोग उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं जहाँ पानी भी कैसे आ रहा है भगवान जाने, हमें बिजली कैसे मिल रही है भगवान जाने। उसमें क्या ये संभव है कि हम बैक टू बेसिक्स हो जाएँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए? अ, मेरी दिनचर्या सुन के फिर तो लोगों को लगेगा कि ये संभव नहीं है। फिर भी बताइए, असंभव से शुरू करते हैं। कितने लोग हैं जो दिल्ली में रहने वाले, एनसीआर में रहने वाले सूरज की रोशनी निकलते समय देखते होंगे? मैं कर लें, बिल्कुल नहीं। पहला सर्कैडियन रिदम, ब्रेन में पिनियल बॉडी है, जो सूरज की रोशनी निकलने से एक्टिवेट करती है हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमें जगाता है। कॉर्टिसोल 4 बजे सुबह अप होता है। 4 बजे आपका पीक टाइम सोने का होता है। कितने लोग सुबह 4 बजे जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में? बहुत कम। पहले तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसके कॉर्टिसोल आपका डिस्टर्ब होगा, सेंट्रल ओबेसिटी, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कैंसर। कितने लोग हैं जो एज इट इज खाते हैं, मतलब आटा जब खा रहे हैं गेहूं का तो चोकर के साथ वाला आटा खा रहे हैं, अब रिफाइंड खा रहे हैं, हर कुछ रिफाइंड खा रहे हैं। नेचर ने जब प्रोड्यूस किया, गेहूं बनाया, तो उसमें फाइबर की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और स्टार्च की मात्रा एक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड से दिया, साथ में दी बना साथ के। में दिया। लेकिन अगर आप उससे बाकी चीजें निकाल दिए, स्टार्च खा रहे हैं, अनहेल्दी हो गया। प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी। रात को सोने का समय क्लोज टू सनसेट सोना है। क्लोज टू सनसेट का मतलब एग्जैक्टली 6 बजे सो जाना है, ये नहीं है। क्लोज टू सनसेट खाना, उसके बाद नहीं खाना है। कितने लोग कर रहे हैं? ऐप बेस्ड जब से खाने का इंतजाम हो गया, कंज्यूमर साइकोलॉजी समझिए। आपके मोबाइल में आप स्क्रॉल कर रहे थे, कहीं से कुछ पॉप हुआ ओके। किसी सोशल मीडिया पे, सडनली आपको लगा पिज्जा खाना है। वन फिंगर अवे आपने ऑर्डर किया। अब कोई भी खाना आपने रात में मंगाया, बॉडी उसमें एक्सेप्ट करने लायक नहीं थी। लिवर को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ऑर्गन। जी। तो लिवर क्या काम करता है कि सबको सुलाने के बाद, हर ऑर्गन को शांत करने के बाद, हुँ। हमारा पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव बॉडी का जब स्टार्ट होगा, तो लिवर उसके बाद सोने जाएगा। मदर ऑफ ऑल ऑर्गन मैं क्यों कहता हूँ? माँ क्या करती है? सारे बच्चों ने खाना खा लिया, घर की सारी बत्तियाँ बंद करेगी, ताला लगाएगी सब। उस समय रात को 11 बजे, 2 बजे आपने फिर से लिवर को कहा, "अब जग जाओ मम्मी, खाना आ गया। खाना आ गया।" लिवर फिर से डाइजेस्टिव जूसेस बाइल बनाना चालू किया। मतलब आपके 24/7 लिवर फंक्शनिंग है। लिवर गड़बड़ हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन जो पावर था लिवर का कम हुआ, ये करके आप बीमार हुए। प्लास्टिक के पैकेट में खाना आया था गरम, बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच करके उसके अंदर गया। हुँ। अब नेचुरल भूख नहीं थी आपकी, हुँ। भूख भी कई तरह की होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस में हंगर एंड लस्ट, भूख और वासना में अंतर समझना चाहिए। ये आपने जो खाना मंगाया, चक्षु वासना के कारण मंगाया था। आँखों से देखा कोई चीज़ पॉप अप हुआ, आपने मंगवा लिया था। तो आधा खाया, आधा फ्रिज में रख दिया। अगले दिन आपको याद आया कि मेरा ये खाना तो बचा हुआ, उसी कल डब्बे भी उठाया, खाया। माइक्रोवेव में गरम किया,
फिर से खा लिया, हम्म। और भी केमिकल लीच हुआ, ये आपके बॉडी के अंदर गया, और ये सारे केमिकल हर तरह की बीमारियां कराना, इवन गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों में ट्रांसप्लेसेंटल कॉर्ड के रास्ते बच्चों तक पहुंच रहा है। बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स जिनका आपने नाम लिया, हम व्यूअर्स को बता दें ज़रा कि ये क्या होते हैं और कैसे उन तक पहुँच रहे हैं? विश्व लगभग 3200 रासायनिक तत्व प्लास्टिक में है, जिसमें 70 को कहा गया केमिकल ऑफ कंसर्न अभी तक के रिसर्च में। अभी बाकी का हुआ नहीं है, मालूम नहीं है। इतने साल के प्लास्टिक आने के बाद रिसर्च में 70 को केमिकल ऑफ कंसर्न, उसमें टॉप 4 को कहा गया ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराएगा, एंडोक्रीन डिस्रप्टर है, मतलब हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। आज आप देखिए, आज से 30 साल पहले, आप तो इतने साल से हेल्थ के रिपोर्टिंग कर रही हैं, थायराइड की समस्या महिलाओं में इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ा, एल्ट्रॉक्सिन टाइप की गोलियां कितने लोग ले रहे हैं, सब प्लास्टिक बहुत बड़ा रीजन है। जो प्लास्टिक के पैरोकार हैं, वो जब डिबेट में मेरे साथ बैठते हैं, वो कहते हैं जस्ट इज ए मैटर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। हम्म। प्लास्टिक हर तरह से आपके बॉडी के अंदर पहुंच चुका है। पहले रिसर्च माइक्रोप्लास्टिक पे आया, अब नैनो प्लास्टिक पे आया। ये सारा केमिकल घूम के एंडोक्राइन डिस्रप्शन, जिससे थायराइड की समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कराया, इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ी। भारत में आईवीएफ सेंटर बढ़ रहे हैं और आबादी भी बढ़ रही है। देखिए कितनी हेट्रोजेनिटी है। इनफर्टिलिटी उनमें बढ़ रही है जो 5 स्टार, सो कॉल्ड 5 स्टार कल्चर में है, और आबादी वहां बढ़ रही है जहां लोग गांव में हैं। बिल्कुल। दोनों डिस्पैरिटी है। उसके बाद इसको कहा गया डायबिटोजेन, पोल्यूशन में भी ये आता है, ये डायबिटीज कराता है। म्यूटाजेन, परमानेंट डीएनए डैमेज कर देता है। एंड ओबिसोजेन, मोटापा कराता है। दिल्ली वालों को पूछेंगे तो कहेंगे हम तो बहुत कम खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, फिर भी मोटे हो रहे हैं, वजन नहीं कम हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही कहते हैं। एंडोक्राइन डिस्रप्शन, नॉन स्टिक का बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, पीफैस सब्सटेंस जिसको कहा जाता है फॉरएवर केमिकल, सदैव के रहने वाला तत्व, ओबिसोजेन है। तो डॉक्टर साहब, इतनी जो रिसर्च आती है और साथ में एक मार्केट प्रैक्टिस जो आपने कहा, प्लास्टिक इजीली मिल जाता है, नॉन स्टिक बड़ा प्रोपोगेट किया गया एक टाइम पर कि नॉन स्टिक के बर्तनों में खाना बनाएं। लोग तो कंफ्यूज हैं, पहले एल्यूमिनियम बना रहे थे, अब एल्यूमिनियम में दिक्कत है। किस तरह के बर्तन को यूज करें? कभी भी कोई चीज आए, विज्ञान किसी भी शोध हो लाके पब्लिक के बेटरमेंट के लिए काम करता है, लेकिन उसमें बीच में एक बिचौलिया व्यापारी बाजारवाद घुसता है। वो कहता है इस विज्ञान का एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर सकते हैं। प्लास्टिक जब आया था, इसलिए आया था कि उस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाए जो पानी के साथ बहुत ज़्यादा कोरोजन होता था मेटल का, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। जब लगने लगा कि ये तो वाटर रेजिस्टेंट कंप्लीटली है, इसका बैग बना लो, हर जगह इस्तेमाल करने लगो। इतने इस्तेमाल के लिए इसके इन्वेंटर ने भी नहीं सोचा था कि प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल होगा। लेकिन उसका बेतरतीब इस्तेमाल होने लगा। टेलीविज़न पे ऐड लोगों ने देखा, गाँव के लोग जो कपड़े का झोला लेके जा रहे थे, उन्होंने भी प्लास्टिक के थैले उठा लिए। कंज्यूमरिज्म में हुआ। तो आपको सिंपली ये देखना है कि जितना बॉडी को इनर्ट मटेरियल के पास रखेंगे, नेचुरल मटेरियल के पास रखेंगे, आप उतना स्वस्थ रहेंगे। सिंपली ये सोचना है। फिर वही बैक टू बेसिक्स वाली बात। एग्जैक्टली। जो मेरा खेत है बुलंदशहर के पास, उस जगह का नाम ही मैंने रखा है B2B, बैक टू बेसिक्स। क्या उगाते हैं उसमें आप? उसमें सारी चीजें उगाते हैं जो इंसान को चाहिए। मैं वही खाता हूँ जो अपने उगाता हूँ, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो। जो नहीं उगाता हूँ नहीं खाता हूँ, क्योंकि हर समय इंसान को रीजनल और सीजनल खाना चाहिए। जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन की चीजें खाएं, और जिस ऋतु में जिस सीजन में चीजें उपज रही उसी चीज को खाएं। रॉ एंड रियल खाएं। संभव है। बिल्कुल संभव है। सिर्फ इंसान को ये सोचना है कि हमारी जरूरतें कितनी हैं। पूजा जी, ध्यान से समझिए कि इंसान की जरूरतें कितनी हैं। अगर कोई आत्मविश्लेषण करे, मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। जरूरतें बहुत कम हैं, जिंदगी बहुत सही है, लेकिन हम बेचैन कहाँ हैं? दिखावे में। 3 तरह की रसोई हो गई है। एक भगवान की रसोई, जी। प्राकृतिक चीजें जैसे उपज रही हैं हम एज इट इज खा सकते हैं, भगवान की रसोई आपको स्वस्थ रखेगी। दूसरी इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन जो हमारे घर में बनाया जाता है, वो एक तरह से आयुर्वेद के हिसाब से भोजन बनता था। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो पैक्ड फूड आपको पहुंचाया जा रहा है। वो कोई आपका सगा संबंधी नहीं है जो बना रहा है, जी।
वो एक व्यापारी है। जैसे आपने शैतान की रसोई कहा, मुझे ज़ोमैटो, स्विगी दिखाई दे रहा है। अब किसी ऐप का तो आप एडवर्टाइज़मेंट कर रही हैं। अगर वो खुश हो जाएँ इस बात से तो मैं एडवर्टाइज़मेंट मान लूँगी इस तो कभी भी इस तरह की चीज़ ना खाएँ। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कुक्ड फूड अपने हाथ से खाएँ और माने ना माने, जैसे मैं बताऊँ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। तो सुबह अगर आप मुझसे आज पूछें कि कल सुबह आप क्या खाएँगे? मुझे नहीं पता है, कि अच्छा। कल की मैंने सोची नहीं है। हुँ। अब कल सुबह जब मैं जगूँगा, योग, ध्यान, प्राणायाम करके मॉर्निंग वॉक करके जब लौटूँगा, तो ऋतु के हिसाब से जो मुझे उसमें क्लिक करेगा हुँ। कि आज दाल मुझे पीली वाली खानी है, कि चावल कैसा खाना है या सब्ज़ी कौन-सी खानी है, मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आपने कभी पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं खाया? बिल्कुल खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक, कभी भी किसी चीज़ को मना करने से पहले मैंने अपने आप पे प्रयोग किया है। मैंने जीवन को एक प्रयोग की तरह जिया है। हुँ। मैंने देखा कि इसमें नुकसान है। ऐसा नहीं कि प्रयोग इसलिए कर रहा था कि मैं नुकसान झेलूँ, हुँ। मैं भी उसी में था। मुझे भी पहले क्या इतनी जानकारी थी मेडिकल की? मैं मेडिकल से मतलब ज जो बातें आज मैं कर रहा हूँ, जब मैं मेडिकल करके निकला था तो इतनी बातें नहीं समझ में आती थी। तो मैंने खाया था। लेकिन रियली वो पॉइज़नस है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब छोड़ दिया, तब मुझे रियलाइज़ होता है मैं क्या खाता था। हुँ। अब जो मरीज़ आपके पास आते हैं, आप उन्हें जो दवाएँ देते हैं, उसके अलावा क्या सलाह देते हैं? उससे ज़्यादा मैं सलाह देता हूँ उनको खाने-पीने की, जीवन जीने की, और जीवन सिर्फ़ खाने-पीने से नहीं, एक सार्वभौमिक जीवन को समझने की। लोगों को यही नहीं पता ज़िंदगी क्या है? एक बड़े उस्ताद का लिखा है, ज़िंदगी क्या है? अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। व्हाट इज़ लाइफ़? अनासर में ज़हूर तरतीब, जितनी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, ये घटक मिल के जो हमारा जीवन बनता है। आपसे 24 साल पहले हमारी मुलाकात हुई, तो मेरे जीवन का हिस्सा है, जो हेल्थ रिपोर्टर पूजा मक्कर बनी 24 साल पहले। ये जीवन है। मौत क्या है? इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। जो चीज़ें आपने जमा की, वो कंपोनेंट स्कैटर बिखरने लगे। प्रोफेशनल डेथ, नौकरी चली गई, हुँ। मौत है। फाइनेंशियल डेथ, आपके पास इतने पैसे नहीं खाना खा सकें, मौत है। आपको एक इंसान को 24 घंटे किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मोबाइल नहीं दिया जाए, खिड़की तक बंद हो, कहा जाए 24 घंटे रह लो, रह लेगा? मौत ही है। मौत है। सोशल डेथ, बिल्कुल राइट। वर्चुअल मौत है। वर्चुअल मौत है। तो यही है, अगर इंसान समझ ले कि व्हाट इज़ लाइफ, तो आप जीवन जीने लगेंगे। कैंसर के मरीज बड़े इमोशनली टूटे हुए आते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं जीवन जीना सिखाता हूँ, खाने का सिखाता हूँ, क्या खाओ, क्या ना खाओ। हालाँकि आप लोगों के माध्यम से जागरूकता इतनी बढ़ी है, कई पॉडकास्ट सुन के लोग पहले से तैयार करके आते हैं कि जो-जो आप बता रहे हैं मैंने छोड़ दिया। क्या-क्या छोड़ना है बताइए? शुगर छोड़ दिया लोगों ने। खाने में हर समय मैं कहता हूँ कि मील में पहले आप फाइबर लें। फाइबर मतलब प्लांट वेस्ट। ऐसे तत्व जो इंसान की इंटेस्टाइन, आंत में डाइजेस्ट ना हो, दैट इज़ फाइबर। जैसे सब्जियों में जो चीज़ें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। 2 तरह के फाइबर हमारे फूड में हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर इनुलिन, पेक्टिन, इनसोल्यूबल फाइबर सेलुलोज। जैसे फल का खाते हैं तो उसके जो रेशे होते हैं, सेलुलोज है, और जो पल्प है वो इनुलिन, पेक्टिन है। ये हमारे गट बैक्टीरिया को चाहिए, गट माइक्रोबायोम का खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल संतरा, पपीता। संतरा, पपीता, हुँ। केमिकल फ्री हो ऑब्वियसली तभी। हुँ। लेकिन अगर संतरे का जूस निकाल के आपने पिया, दैट इज़ पॉइज़न। क्यों? आपने फ्रुक्टोज स्पाइक दे दिया, इंसुलिन बढ़ाया, लेकिन आपके फाइबर नहीं गया। फाइबर ज़ीरो और शुगर पूरी। फाइबर से फ़ायदा क्या है, इसको ऐसा समझें, मछली की जाल देखी होगी आपने। मछली की जाल समझिए, सेल्यूलोज, इनसॉल्युबल फाइबर आपके गट के अंदर लाइनिंग कर दिया, और इनुलिन, पेक्टिन जो सॉल्युबल फाइबर है, उस फाइबर को ब्लॉक कर दिया। अब इसके साथ अगर फ्रुक्टोज आपने लिया तो इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो गया। स्लो एब्जॉर्प्शन कारण ब्लड ग्लूकोज का लेवल सडनली नहीं बढ़ा, और एट द सेम टाइम गट माइक्रोबायोम बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टिन के अंदर लगभग 30 से 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसको कहा जाता है सेकंड माइंड, और उनका खाना क्या है? फाइबर। हुँ। तो अगर आपके फूड में फाइबर नहीं है, तो गट बैक्टीरिया भूखे होंगे, और आपके गट की म्यूकोसा को, म्यूकोसा बोलते हैं स्किन जो इंटेस्टिन के अंदर की लेयर है, जी। उसको खाएंगे और लीकी गट कराएंगे। अब गट को एक नाले की तरह समझें कि गंदगी इस नाले से गुजर रही है, अल्टीमेटली फूड के अच्छे कंपोनेंट को एब्जॉर्ब के टट्टी के रास्ते इसको निकलना है,
अब ये लीकी, ये सील था, इसमें लीक हो गया, बैक्टीरिया ने इसको खा लिया। अब जो टॉक्सिन बाहर निकलना चाहिए वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया। फैल गया। यही टॉक्सिन आपके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराया, हार्ट अटैक बढ़ाया, स्ट्रोक बढ़ाया, फैटी लिवर कराया, डायबिटीज कराया, कैंसर कराया। तो पहली चीज़ तो फाइबर। पहली चीज आपने सेम प्लेट में फाइबर खा लिया। उसके बाद आपने प्रोटीन एंड फैट। बहुत तमाशा हुआ, फैट को एक विलन तैयार कर दिया गया था। ये एक इंडस्ट्री की साजिश थी और 1978 में जॉन एटकिन एक ब्रिटिशर्स था, उसने कहा प्योर वाइट एंड डेडली। जितनी रिफाइंड चीजें हैं, शुगर, आटा खा रहे हैं, ये प्योर वाइट डेडली, बीमार करेगा आपको। उसने कहा था शुगर इज नॉट द कल्प्रिट। चीनी या शुगर को जितना, सॉरी, फैट इज नॉट द कल्प्रिट, शुगर इज द कल्प्रिट। लेकिन उसकी बात को दबा दिया गया। अब उसकी किताब फिर से मार्केट में जब पनपी, तब लोगों ने रियलाइज किया कि तो जॉन एटकिन ने बहुत पहले कहा। और जब हम फैट कहते हैं फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फिर आटा, चावल, बिल्कुल। वो सब चीज़ें। तो आपने प्रोटीन फैट सेकंड लिया और थर्ड लें तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब है कि आटा अगर ले रहे हैं चोकर सहित आटा लें, चावल ले रहे हैं तो ब्राउन राइस, बाजार वाला ब्राउन राइस नहीं, रंगा हुआ नहीं, प्योर ब्राउन राइस, मतलब डी हस्किंग हो और उसका एक्टोस्पर्म उस पे लाइन हो, मतलब एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन उस पे मौजूद रहे, ऐसे चावल लें। कम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ये भी समझ लीजिए। फाइबर, प्रोटीन, फैट, देन कार्ब। कार्ब की मात्रा कितनी होनी चाहिए आपके मील में? अगर आपका वजन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है फॉर हाइट, तो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, बस मतलब 60 केजी का आदमी जो है 60 ग्राम पके हुए चावल खाए। बस। अब अंदाजा कीजिए भारत में थाली क्या, में होता क्या है? भारत में क्या व्यवस्था है खाने की? भात, दाल, सब्जी। हुँ। खाइए क्या? सब्जी, दाल, चावल। चावल सबसे कम, सबसे ज्यादा फाइबर और सेकंड पे प्रोटीन। बिल्कुल। इस सीक्वेंस में आपको खाना है। अगर इस सीक्वेंस में खाएंगे तो ग्लूकोज का स्पाइक स्लो होगा और ये होगा। मल्टीपल मंचिंग ना करें। हुँ। अब आप खाना खा के निकले, ऑफिस पहुंचे, रास्ते में ट्रैफिक मिला, आप तनाव में थे, चिड़चिड़े पहुंचे ऑफिस, अब वहां पे एक जल्दी से अदरक वाली चाय पिलाओ चीनी के साथ, फिर इंसुलिन स्पाइक। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, फिर स्ट्रेस, कॉर्टिसोल बढ़ा, फिर आपने एक चाय पी ली और कुछ महिलाएं भी पी रही हैं, पुरुष भी पी रहे हैं, सिगरेट पी लिए साथ में, 2 पॉइजन और आपने ले लिया। मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक, कॉर्टिसोल स्पाइक, ये बॉडी का रिएक्शन था कि हंटिंग कल्चर, जब शिकार के लिए जा रहे थे, शेर दिखा, भागना है, ग्लूकोज अप हो, लेकिन बॉस ने डांटा, इक्विवेलेंट टू शेर का सामने आना था। उस समय जब आपका ब्लड शुगर बढ़ा था, आपको चाहिए था एक्टिविटी। बॉस की डांट सुन के कहीं आके 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेते, न कि आप चाय ले लेते और स्मोकिंग कर लेते। ये आपको मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक चला रहा था। अब कहीं से गुजर रहे थे, आपने देखा पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, खा ली, बस ना, भूख नहीं थी। इन बिटवीन स्नैकिंग बंद करें और सेकंड मील, फर्स्ट मील के 7 से 8 घंटे के अंदर ले लें, खत्म कर लें। और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं? और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन जितने लोग मेरे साथ जुड़े, इनको किया, कई लोगों का डायबिटीज खत्म। हाइपरटेंशन में एक डॉक्टर हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, पॉडकास्ट है। हाइपरटेंशन हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट ने, वो भी साइलेंट हाइपरटेंशन, उनको पता नहीं था, 180 110 बीपी। कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इन लोगों ने कहा बीपी की दवा शुरू करो। अब उन्होंने मुझसे बात की तो बताया, वो तो कैंसर सर्जन है, वो क्या बताएंगे? आप बताइए कि शेक्सपियर एबीसीडी पढ़ना भूल गया था? अंग्रेजी तो आती ही थी। अंग्रेजी तो आती थी। तो एमबीबीएस तो मैंने भी किया है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मुझे भी पता है। मैंने कहा 15 दिन का समय दीजिए, ब्लड प्रेशर की दवा मत चालू कीजिए। अब बीपी 110/70 जब 15 दिन बाद हुआ, तो उन साहब को बताया गया कि साहब मेरा बीपी तो बिना दवा के कम हो गया और कम ही रह रहा है। पल्स रेट 65। अच्छा। पल्स रेट भी कम हुआ क्योंकि इंसुलिन का कर्व फ्लैट हो गया। तो उन साहब का कहना था कि भाई आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि आप भी पढ़ाई कीजिए, तब समझ में आएगा। बोले नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दवा तो मैं भी खा रहा हूँ, मुझे भी मुझे भी छोड़ना है। हर वो व्यक्ति जो दूसरों को दवा लिखना चाह रहा है कि दवा मुझे ना खानी पड़े, दूसरा खा ले। जी। तो
तो अगर आप ये करेंगे तो सोचिए कितने स्वस्थ होंगे। दूसरा 14 दिन का समय है, 14 दिन तक, तीसरे दिन सबसे ज़्यादा आपको क्रेविंग होगी खाने की कि मैं खाना खा लूँ, उसको क्रॉस कर लें। 14 दिन करने के बाद एक अच्छी किताब है जो दरअसल पढ़ना चाहें पढ़ें, एटॉमिक हैबिट्स। 14 दिन तक जो आप दिनचर्या में ले आते हैं, वो आपके एटॉमिक हैबिट में आने लगता है। और 1 साल जब आपने कर लिया, तो आपका ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। उसके बाद आपको ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा कभी शाम को खाना नहीं खाएँगे, इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपके हैबिट में है। लोगों को लगता है 6 बजे खा लिया फिर जगे हैं रात के 12 बजे तक, तो कैसे चलेगा? स्टोर्ड फैट है। हमारे पास इतनी स्टोर्ड एनर्जी है, उसको जब यूटिलाइज़ करेंगे, तो एक प्रोसेस है ऑटोफेजी और दूसरी प्रोसेस माइटोफेजी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको डिस्ट्रॉय करो, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करो। यही दोनों स्वास्थ्य का सूत्र है, ऑटोफेजी एंड मायोफेजी माइटोफेजी। अब जैसे आप इस तरह से खाने का काम कम किया, दोपहर के बाद खाना नहीं खाया, रात को नहीं खाया, आप बेशक काम करते रहिए, बॉडी के अंदर स्टोर्ड फ़ोल्डेड प्रोटीन सेल यूटिलाइज़ कर लेती है जी। और उसमें एब्नॉर्मल सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे। ये कैंसर से भी बचाता है? ये प्रोसेस कैंसर का ही समझा रहा था। ऑटोफेजी कैंसर सेल डेवलपमेंट के प्रोसेस का उल्टा समझ लिया ऑटोफेजी, डिस्टर्ब एंड डिसऑर्डर सेल को मार देना, बॉडी अपने मारती है। बड़ा आसान है डॉक्टर, आसान लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? समझ में देखिए समझाया किसने? हाँ, दवा दे दी डॉक्टर साहब ने। दवा दे दी। क्यों? क्यों फास्ट फूड कल्चर है। मरीज भी चाह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास आया, फीस दी, डॉक्टर जल्दी से वैसे ही जैसे अब हम बर्गर पैक करके निकले, फास्ट फूड खाते चले गए। कुछ दिक्कत मरीजों की भी है, मैं ये जो नहीं करना चाहती। मरीजों की, वही बता रहा हूँ। तो डॉक्टर भी चाह रहा है कि अगर इसको मैं समझाने लगूँ, दवा ना लिखूँ तो पूछेगा कि पैसे किस बात के दिए तुमको? तुम दवा तो लिख नहीं रहे हो। हुँ। तो ये फास्ट फूड कल्चर हर जगह आ गया, उसमें मरीज भी चाह रहा है जल्दी दवा लिखो, डॉक्टर भी कह रहा है जल्दी दवा लो। जितनी हमने बातें की, क्या उसको हम ऐसे माने कि कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा खा रहे हैं और खराब खा रहे हैं? आज मैक्सिमम बीमारियाँ इसलिए हो रही है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब बीमारियों का कारण खाना है। आज खाने के बिना मरने वाले लोग कम हो गए। हुँ। अकाल मृत्यु कहाँ हो रही है? कहाँ अकाल पड़ा? सूखा है पड़ा। ही नहीं, अकाल तो है। ज़्यादा नै खाने की समस्या। 1978 से पहले आप सुनती होंगी कि कहीं ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, कहीं बाढ़ के कारण फसल नहीं है। अब कहाँ है? अधिक खाने के कारण बढ़ रहे हैं। ये खाने को आपने मोटे तौर पर एड्रेस किया। पानी एक दूसरी बड़ी मार्केट है इस वक़्त, ब्लैक वाटर से लेकर डिटॉक्स वाटर से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। घर के नल में एक पानी आ रहा है और हर घर में आरओ लगा है। अब आरओ अपने आप में कंट्रोवर्सी है। आप एज़ अ कैंसर सर्जन क्या सलाह देंगे, किस तरह का पानी पीना चाहिए? जो मैं करता हूँ ये संभव शायद नहीं हो। बुलंदशहर के आगे गंगा के पास मेरा खेत है, वहीं सबमर्सिबल है। मैं वहीं से पानी लेके आता हूँ, वही पानी पीता हूँ, एज़ इट इज़ एज़ इट इज़। पानी लेकर आप कोई चाहे तो आके मेरी दिनचर्या टेस्ट कर सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, चेक कर सकता है। और अगर मेरे खेत पे जाए जिसको मैं B2B कह रहा हूँ, बैक टू बेसिक्स, वहाँ जाए उस पानी को पी के देखे, लैबोरेटरी टेस्ट करने के बाद ये बात मैं कह रहा हूँ। उस पानी में एडिक्वेट मिनरल और स्वाद जो आप कहते हैं पानी का, एक्चुअल पानी का स्वाद वही मिलेगा। इंसान पानी का स्वाद भूल गया है। एक बार मैंने कहीं लिखा था पानी की कहानी डॉक्टर की जुबानी। आप आरओ का पानी पीते हैं, डीमिनरलाइज़्ड वाटर है। मिनरल वाटर लिखते हैं उसपे, जबकि डीमिनरलाइज़्ड वाटर है। जी। डेड वाटर उसको कह सकते हैं। वाटर का जो कंपोज़िशन होना चाहिए, H2O के साथ जो मिनरल्स होने चाहिए, जो हमारे बोन्स को, सेल को हेल्दी रखने में, नर्व्स को हेल्दी रखने में काम करेगा, है नहीं। अब सब तो गंगा के किनारे नहीं है, क्या करें वो? हाँ, गंगा किनारे नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत आदर्शवादिता की बात हो जाएगी कि मैं कहूँ कि दिल्ली रहने लायक जगह नहीं, दिल्ली छोड़ दें। सच तो यही है वैसे। लेकिन सच यही है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 तत्व हैं। यही 5 तत्व के कारण हमारा जीवन है। किसी भी नॉर्थ पोल को देख लें, साउथ पोल को देख लें अर्थ, जहाँ पे इनमें से एक भी तत्व मिसिंग है, जैसे सनलाइट ना हो, ऑक्सीजन ना हो, वाटर ना हो, वहाँ पे लाइफ नहीं है। दिल्ली की सबसे दूषित चीज़ पानी, दूसरी हवा, तीसरी मिट्टी, आसमान ये सभी जीने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो बेसिकली दिल्ली बीमारों का शहर है। लेकिन आप कहेंगे कि तो सर क्या दिल्ली छोड़ दें? टेम्स रिवर के किनारे जहाँ यूनाइटेड किंगडम की बात कह रहा हूँ, कॉलरा पहले माना जाता था एयरबॉर्न डिजीज़ है। टेम्स रिवर के किनारे कॉलरा हुआ करता था।
ज़्यादा। तो माना जाता था इसकी जो टेम्स रिवर का पानी है ये इतना गंदा है, इससे कुछ इवेपोरेट होता है, इससे कॉलरा होता है, जो हवा निकलती जो हवा नहीं। बाद में विब्रियो कॉलरी जब पकड़ा गया कि नहीं ये तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म है इस पानी में, इसके कारण को वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया आज टेम्स रिवर में फ्रेश वाटर फिश लोग फिशिंग करके खाते हैं, इतनी साफ हो गई नदी। जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमारे पॉलिटिशियन नीति निर्धारक है, एक बार चुन के आते हैं तो 5 साल ये भूल जाएं कि अगले चुनाव में उनको जीतना है कि नहीं जीतना है। अरे जीवन तो एक ही मिला है, वो खुद भी 5 आपका साल में पानी सुधार पी रहे हैं डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली पता नहीं है उसको, खुद भी बेवकूफ है। पानी पी उनके जो सलाहकार हैं वो बेवकूफ हैं। भाई तुम भी यही हवा ले रहे हो, यही पानी पी रहे हो। बिल्कुल। अगर डिसाइड ये कर लें और एकजुट हो जाएं इर्रिस्पेक्टिव द पार्टी कि मुझे दिल्ली की व्यवस्था सुधार देनी है, लिवेबल कर देना है और दिल्ली को रियल सेंस में डिक्लटर कर देना है, जिसके लिए एनसीआर का कॉन्सेप्ट आया था। मैं बता रहा हूँ दिल्ली में पानी, हवा सच में साफ हो सकती है। अभी तो इल्ज़ाम चल रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ये है नहीं। जो सच में करना चाहेगा, उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं यमुना को साफ कर दूँगा, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो करेगा। मैं हरिद्वार में एक बार खड़ा था तो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया था कि मुझे माँ गंगा ने नहीं बुलाया है, बेटा खुद चल कर आया है। माँ क्यों बुलाएगी? अगर कोई सच में गंगा यमुना का बेटा है ना, तो उसको साफ कर देगा। ये तो पता नहीं खैर जो आप कह रहे हैं वाक़ई आदर्श स्थिति है कि नेता भूल जाए कि उसे चुनाव लड़ना है और अगली बार सत्ता में आना है। जब तक वो नहीं होता, मेरे घर में जो पानी आता है, मुझे क्या करना अब उसमें क्या करना है? अगर आरओ आपने लगाया हुआ है, टीडीएस ज़रूर चेक करें। जी। आम तौर पे 40-50 टीडीएस पे जो उसका पीपीएम मेज़र करते हैं टीडीएस, इस पे पानी पी रहे हैं। डीमिनरलाइज़्ड वाटर है। 150 टू 200, 250 के बीच का होना चाहिए टीडीएस, नंबर 1। ओके। नंबर 2, बेटर होगा सिंपल फ़िल्टर आप करें और पानी को बॉयल कर लें। उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी आपके सेगमेंट में आ जाएँगे और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, सफ़ेदी लेके जमा हो जाएगा, उसमें सारे हेवी मेटल्स ये हो जाते हैं। ऊपर से पानी को स्ट्रेन कर लें, स्टोर कर लें, यानी टैप वाटर को उबाल के ठंडा उबाल के ठंडा कर लिया और मिट्टी के घड़े में इस पानी को रख दें। इस पानी को पी के देखिए, 14 दिन में आपके पेट में जो ब्लोटिंग की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो रही थी, खत्म होने लगी। घड़े को भी प्यूरीफायर माना जाता है? घड़े में इटसेल्फ प्योर जो मिट्टी का घड़ा है, जी। एक लाल टेराकोटा, हुँ। टेराकोटा एक मटेरियल का बनाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्रॉपर मिट्टी का घड़ा। उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, डिज़ॉल्व पानी में हो जाएगा। और दूसरा घड़े में माइक्रोपोर्स छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण पानी इवेपोरेट होता है और इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। उतना ही लो होगा जितना आप पी सकेंगे। फिर बट आपको फ्रिज के पानी की ज़रूरत फिर फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं है। डुएबल है कि नहीं है? नॉन स्टिक बर्तन घर से हटा दें। आप घर में नॉर्मल लोहे की कढ़ाई जो पुराने ज़माने में एल्युमिनियम ऑब्वियसली नहीं रखना है। इनर्ट स्टेनलेस स्टील रख सकते हैं। पानी रखने के लिए काँच की बॉटलें रख सकते हैं। बड़ी छोटी-छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो मैंने कहा कि बहुत कुछ नहीं करना है बीमार होने के लिए, बहुत कुछ करना नहीं है, नहीं। नहीं करना है और उस नहीं करने में आपको सिंपली सोचना हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। अगेन बैक टू बेसिक्स, रीइन्वेंटिंग द व्हील। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि पहाड़ी पे जाओ, काले गाय का दूध लेकर शनिवार को सीत में रखो, चंद पूर्णिमासी के रात को सुबह पियो, ये बाबाओं का काम है। मैं वही बताता हूँ जो विज्ञान में प्रूवन है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ ओके। प्रोसेस्ड फूड तो नहीं ही खाना है। बिल्कुल कोई नहीं खा। कुछ ऐसे खाने हैं जो हमें मतलब पता नहीं कैंसर से बचा सकते हैं, ऐसा कोई खाना होता है? देखिए कैंसर से बचाने के लिए खाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैंसर आपको होगा ही नहीं। अगर आप नॉर्मल हेल्दी बॉडी रखना चाहेंगे तो कैंसर क्यों होगा? कैंसर है क्या? हमारे अपने शरीर के अंदर की कोशिकाएँ असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे और इसमें क्षमता आ जाए एक अंग से दूसरे अंग में जाने की। जी। आम भाषा में हमारे समाज में 3 करोड़ लोग एक राज्य में हैं, इसमें कुछ आतंकवादी बन जाएँ, हमारे अपने लोगों को मारने लगें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने लगें, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगें, कैंसर है। लेकिन वो आतंकवादी बना क्यों? कुछ तो बातें आपने बार-बार ऐसी की, एक दिन उसका आया उसने बंदूक उठा लिया। शेयर हमारी कोशिकाओं के साथ हुआ।
हमारी कोशिकाएं इसके लिए बनी नहीं थी प्रोसेस्ड फूड के लिए। होमोसेपियंस का इवोल्यूशन होते होते लाखों साल लगे। जैसे हम इवॉल्व हुए थे, अगर उस इवोल्यूशन थ्योरी को आप समझेंगे, डार्विनियन थ्योरी जो दे रहा है, तो आपको लगेगा कि बेतरतीब और बेवजह की चीजें हमारे जीवन में ज्यादा आ गई, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मिनिमलिज्म आप करेंगे तो आप स्वयं को तो लाभ देंगे, परिवार को देंगे, समाज को देंगे, और इतना जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा। हम्म। आप थोड़ा पैदल भी चल लेंगे, गाड़ियां कम चलेगी। प्रदूषण भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कैंसर में? प्रदूषण बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज का ही आर्टिकल है कि नॉन स्मोकर में लंग कैंसर इंडिया में हाईएस्ट हो चुका है। इंडिया में 50% लंग कैंसर नॉन स्मोकर में हो रहा है, जिन्होंने कभी धूम्रपान का सेवन नहीं किया। और उस नॉन स्मोकर ग्रुप में 83% एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो अब इससे बचने का भी कोई तरीका है आपके पास? इससे बचने का तरीका है, थोड़ा हार्श है, दिल्ली छोड़ दें? नहीं, नेताओं को बदल दें। तो ऐसे नेता को ये तो चुने, कैसे ही होगा? वोट फॉर द फोक। मैं जब कहता हूं, जो आपके लिए स्वस्थ खाना पीना और हवा का इंतजाम कर दे, ऐसे नेता को चुने, इरेस्पेक्टिव द पार्टी लाइन। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप मांगिएगा तो मिलेगा। आपने राम मंदिर मांगा, 500 साल पुराना मुद्दा सॉल्व हुआ। अब आप देखिए जनता क्या चूज कर रही है। जनता क्या चूज कर रही? 370 आपका कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, हटा। आप मांगिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, शुद्ध हवा दो, शुद्ध पानी दो। ये जुमलेबाजी मत कीजिए। और जिस दिन वोट डाल रहे हैं उस दिन मतदाता बने, डाल के जब निकलते हैं नागरिक बन जाएं। उसी पार्टी से ज्यादा सवाल पूछें जिसको आप चाहते हैं, जिसको वोट डालते हैं, ताकि आप किसको डांटते हैं? अपने बेटे को डांटते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं, दूसरे बच्चे को डांटते हैं क्या? तो सोचना पड़ता जिसको वोट दे रहे हैं वो आपका बच्चा है, उसको डांटें कि तुम बार बार जीत के आओ, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है? अगर स्वस्थ नागरिक होगा तो आप सोचिए कितने पैसे बचेंगे कंट्री के। चलिए चलते-चलते अब उन लोगों की बात करते हैं जो आपके पास मरीज़ बनकर आते हैं। कैंसर के इलाज में क्या इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं कि एक बार कैंसर होने के बाद भी इंसान ये सोचे कि वो एक बेहतर ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी जी पाएगा? बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। पहला, कैंसर क्यूरेबल है। पहला लेसन, कैंसर इज क्यूरेबल। दूसरा लेसन, सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल मशीनरी जिसमें रोबोटिक का हुँ। पूरी तरह आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोडेड रोबो आ चुका है, जिसपे हम लोग रोबोटिक सर्जरी करते हैं। कम छोटे चीरे से बड़ा ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इमेजिंग एडवांस हो गई, कैंसर की स्टेज पता करने के लिए, कैंसर रिलैप्स इसको पता करने के लिए, हर चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। रेडिएशन इंप्रूव हुआ, जिससे साइड इफेक्ट्स कम हुए। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इस तरह की बड़ी बड़ी सारी चीज़ें आई हैं। इसके बाद जीन थेरेपी और कैंसर वैक्सीन पे काफ़ी हद तक रिसर्च आगे बढ़ चुका है, जिस पे पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन पे बात हो रही है। कुछ दिनों पहले आपने टाटा का रिसर्च पढ़ा होगा, कॉपर रेस्वेराट्रॉल का रिसर्च आया था कि जब कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो कैंसर के क्रोमोसोम फ्रैगमेंट होते हैं, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये थ्योरी थी, नॉर्मल डीएनए को इन्फेक्ट करके, मतलब डैमेज करके कैंसर रिलैप्स कराता है। उसको रोकने में कॉपर रेस्वेराट्रॉल कॉम्बिनेशन का रोल है। कॉपर तो तांबा, और रेस्वेराट्रॉल जो आपके काले अंगूर, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी में मिलता है। लेकिन अब होता क्या है, जैसे मैं बोलूँगा, लोग जाके ब्लूबेरी खरीद के ले आएँगे, और कॉपर के बर्तन भी ले आएँगे। कॉपर के बर्तन ले आएँगे। हुँ। भाई उसके कॉम्बिनेशन की जब बात हुई, तो जो बेरीज़ काले या नीले रंग की आपके एरिया में उग रही हो, उसी को खाएँ। क्यों? आप प्रोसेस्ड प्रिज़र्व खाएँगे, उसमें एक्स्ट्रा शुगर मिला हुआ है, केमिकल मिला हुआ है। इस चक्कर में ना पड़ जाएँ कि ब्लूबेरी खाने से कैंसर रुक जाएगा। हुँ। तो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है समझने की, और बेसिक ज़रूरत है अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की, और जिसमें मैं हर समय कहता हूँ, ट्रस्ट योर डॉक्टर, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, हुँ। ट्रस्ट कित करो। कितना प्रतिशत कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं? मान लीजिए आपके पास 10 मरीज़ आते हैं रोज़। हाँ, वो किस स्टेज में आते हैं पूरी तरह इस पे डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए 10 के 10 मरीज़ स्टेज 4 में आ गए तो 100% कैंसर इनक्यूरेबल है। सिर्फ़ स्टेज 4 में हम लाइफ़ बढ़ा सकते हैं, बड़े लाइफ़ में उनको तकलीफ़ ना हो, इस पे काम कर सकते हैं। और कैंसर के साथ दिक्कत भी तो यार पता बहुत देर से चलता है। क्योंकि असामान्य लक्षण इग्नोर करते हैं लोग। अच्छा। जैसे मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, कोई भी असामान्य लक्षण हो, आपने नॉर्मल इलाज कराया, 3 हफ्ते बाद भी ये तकलीफ आपकी बरकरार रहे या दोबारा हो जाए, कैंसर की जाँच करा लें। जैसे एसिडिटी,
पेट फूलना, कहीं से खून आ जाना, खांसी होना, आवाज में बदलाव होना, इस तरह की कोई भी समस्या है, महिलाओं में खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा कभी ब्लीडिंग हो जाना, आप कैंसर की जांच करा लें। हो सकता है प्री कैंसर में पकड़ में आ जाए, या कैंसर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो है अर्ली कैंसर डिटेक्ट करने की उसको कराएं, तो अर्ली कैंसर डिटेक्ट होगा। हर व्यक्ति को सिर्फ इसके लिए जागरूक होना है, असामान्य लक्षण। और हर जो डॉक्टर जो कैंसर का इलाज नहीं कर रहे हैं, जो आम मरीज को देख रहे हैं, उनको जागरूक होना है कि अगर किसी व्यक्ति का आपने इलाज किया लेकिन उसकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार कैंसर की जांच करा लें। उदाहरण के तौर पे किसी को खांसी हो रही थी, आमतौर पे हिंदुस्तान में खांसी के इलाज में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी पहले देते हैं, उससे ठीक नहीं होता है, टीबी मान के टीबी की दवा शुरू हो जाती है। लेकिन टीबी की दवा देने के बाद अगर 3 हफ्ते में भी मरीज को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कैंसर की जाँच कराएँ, हो सकता है लंग कैंसर हो। अब ये ना समझे लोग कि स्मोकर होगा तभी लंग कैंसर होगा। मैंने अभी आंकड़ा बताया 50% कैंसर, लंग कैंसर बिना स्मोकिंग के हो रहा है। तो इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर असामान्य लक्षण पकड़ेंगे तो हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे, कैंसर क्यूरेबल हो जाएगा। और अगर कैंसर हो गया तो ऐसी दवाएं और इलाज मौजूद है कि वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। बिल्कुल, मैक्सिमम कैंसर में अगर सही से प्लानिंग हो जाए, सही से प्लानिंग ये है कि प्लानिंग शुड बी पेशेंट सेंट्रिक, नॉट डॉक्टर सेंट्रिक। अब इसका मतलब क्या है कि मरीज के फायदे के हिसाब से उसका इलाज प्लान कर दिया जाए, कॉर्पोरेट अस्पताल के मुनाफे के हिसाब से प्लान न किया जाए। अगर ये प्लान कर दिया जाए तो सच में अभी भी 80% से ऊपर कैंसर क्यूरेबल स्टेज में पकड़ में आने लगा है। लोग भी जागरूक हुए हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, और इस तरह से टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों इम्प्रूव हुई है कि पी टू पी की जो यात्रा है कैंसर की, प्रिवेंशन, पॉसिबिलिटी मतलब स्क्रीनिंग, इसमें संभावना है तो स्क्रीन करो, प्रोसीजर्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि सर्जरी होना है, रेडिएशन होना है, दवा देनी है, एंड पैलिएशन। ये पी टू पी पूरा स्पेक्ट्रम आपका कवर हो जाता है। कैंसर को रोक भी सकते हैं, और लाइलाज है तो उसका पैलिएशन मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, ना कि सिर्फ खर्चा करा सकते हैं। आमतौर पर अभी तक हमने जो कैंसर के पॉडकास्ट किए उसमें हमने आपको ये बताया कि इसके लक्षण क्या हैं, क्या दवाएँ हैं, कैसे इलाज होगा। आज डॉक्टर अंशुमन के ज़रिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कैंसर नहीं होगा, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो पहले आप कहते थे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, आज हम कहेंगे थोड़ा है बस उतने की ही ज़रूरत है। मिनिमलिस्टिक लाइफ़ जिए और बैक टू बेसिक्स चले जाएँ, तो उसी में सब कुछ है। बैक टू बेसिक्स, मजा आएगा। मज़ा आएगा बिल्कुल। हाँ, मतलब चलते-चलते अभी देखें कितने लोग हैं जो अपना दोनों हाथ पीछे एक दूसरे को टच कर लेते हैं इस तरह से। बड़ा मुश्किल काम है डॉक्टर साहब। पालथी मार के कितने लोग बैठ लेते हैं। जी, नीचे स्क्वैटिंग में कितने लोग बैठ लेते हैं। जी। तो चलते-चलते दर्शकों से मैं यही कहूँगा, अपने कमेंट लिखिए, कुछ क्वेश्चन बचे हों तो भेजिए पूजा जी को, बिल्कुल। अगले एपिसोड में कवर करेंगे। और 3 चीज़ें कीजिएगा, बॉडी के लिए जो मैंने कहा, ज़रा टेस्ट कर लें, ज़मीन पे बैठ लें, इंडियन टॉयलेट पे बैठ सकते हैं तो बैठ लें, अगर आप आलती-पालती मार सकते हैं, स्क्वाट्स, उकड़ बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं। और ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं, तो आप वाक़ई स्वस्थ हैं। ये बॉडी के लिए। माइंड के लिए, कितने लोग आप में से हैं जो वर्तमान में जी रहे हैं? लिविंग इन द प्रेजेंट। इंसान या तो अतीत के अफ़सोस में या भविष्य की चिंता में पड़ा हुआ है। वर्तमान में जीना चालू कीजिए। अगले पॉडकास्ट में इस चर्चा करेंगे। हुँ। और सोल के लिए, बॉडी, माइंड, सोल, हू एम आई? हुँ, मैं कौन हूँ? एंड व्हाट इज़ पर्पस ऑफ मी कमिंग ऑन द अर्थ? हुँ। इस बात का जवाब मिल जाए तो अगली पॉडकास्ट में इस चर्चा करेंगे। अगले पॉडकास्ट की तैयारी अब आपको करनी है, फिर आपके नए सवालों के साथ हम डॉक्टर अंशुमन के साथ फिर से हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।